हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस। अपन मैं सचिन अवस्थी आपको एमएसएन पढ़ा रहा था, मेडिसिन सर्जरी पढ़ा रहा था और उसमें अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को अपन पढ़ रहे थे और इन्फ्लामेशन में अपने 3 क्लास अपने कंप्लीट भी कर ली, जिसमें पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, क्या उसके कार्डिनल साइन होते हैं। ठीक है, और उसका जो वेस्कुलर इवेंट वाला पार्ट था पैथोलॉजी का, वो अपन ने कंप्लीट करा था। उसके बाद में अपन ने उसके सेलुलर इवेंट को डिटेल में पढ़ा था, एक एक स्टेप को अपन ने डिटेल में पढ़ा था। उसका एक निमोनिक भी लिखा था, मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ने एक एक इवेंट को देख लिया था और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ने देखा था कि जो केमिकल मीडिएटर जो भी इन्फ्लेमेशन को कोज करते हैं, चाहे वो हिस्टामिन हो, सेरोटोनिन हो, साइटोकाइनिन थे, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, प्रोस्टाग्लैंडिन था, ल्यूकोट्राइन था, सबको अपन ने पढ़ा था। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला। नर्सिंग में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतना कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो मैं इतना हार्ड भी नहीं पढ़ा रहा, एक एक पॉइंट को बहुत समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूँ। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, आप ग्रुप पे मैसेज कर देना, उसको डिटेल एक्स्ट्रा क्लास लेके दोबारा समझा देंगे और अच्छी तरह। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेशन को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन एक दो बार मैंने कई बुकों में देखे हैं, तो अपन उस टॉपिक को भी कर लेते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम लिखो। ओके, टॉपिक का नाम लिखो नोसियोसेप्शन। टॉपिक का नाम है नोसियोसेप्शन। देखो क्या होता है नोसियोसेप्शन। नोसियोसेप्शन, सपोज करो मुझे यहाँ पर किसी चींटी ने काटा या मुझे कोई भी इंजरी हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे कोई इंजरी हुई है, तो इस पॉइंट से सिग्नल है, जो पेन का सिग्नल है, वो मेरे ब्रेन तक गया है। ठीक है, मेरे इस पॉइंट पे सपोज करो ये मेरा हाथ है और ये मेरा ब्रेन है। ठीक है, तो कोई ना कोई सेंसरी नर्व होगी जो यहाँ से पेन को लेके, इस पॉइंट से पेन को लेके ब्रेन तक लेके गई है। ये मेरा ब्रेन है, सपोज करो ये ब्रेन है और ये कोई टिश्यू है जिसमें पेन हुआ है। ठीक है, तो जहां पे पेन हुआ है वहां से ब्रेन तक कोई सेंसरी नर्व होती है, वो सेंसरी नर्व सिग्नल को टिश्यू से लेके कहां लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। तो जो ये सेंसरी नर्व होती है, जो ये सेंसरी नर्व है, इनको तो बोलते हैं नोसियो रिसेप्टर। ठीक है, ऐसी सेंसरी नर्व जो कि डैमेज टिश्यू से पेन के सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है, उनको क्या बोलते हैं, नोसियो रिसेप्टर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, नोसियोसेप्शन। क्लियर हुई ये बात? तो लिखो इसकी डेफिनेशन अपन लिखना चाहें तो लिखो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे इसको। नोसियोसेप्शन बता रहा हूं मैं कि एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, पेन की इंफॉर्मेशन ऑफ पेन सिग्नल ट्रांसमिट ट्रांसमिट डैमेज टिश्यू। अब डैमेज हो या कोई भी पेन, जहां पे पेन हुआ है, डैमेज टिश्यू। ठीक है, सॉरी किसी का कॉल आ गया था। तो सिग्नल ट्रांसमिट डैमेज टिश्यू टू ब्रेन बाई, थोड़ी बाई का अपना अलग से लिखेंगे, ये अलग से लिखेंगे, ब्रेन नॉन एज नोसियोसेप्शन। तो आपको बता दें कि नोसियोसेप्शन क्या होता है कि कोई एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि पेन सिग्नल को सेंसरी टिश्यू या डैमेज टिश्यू से लेके कहां लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, नोसियोसेप्शन होता है। एक और लिख लो पॉइंट कि जो नोसियोसेप्शन होता है, जो नोसियोसेप्शन होता है, जो सिग्नल को लेके जाती है नर्व, सेंसरी नर्व जो सिग्नल को लेके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नोसियो रिसेप्टर। तो लिख लो नोसियो रिसेप्टर आर सेंसरी नर्व। ये क्या होती है, सेंसरी नर्व होती है विच विच असेस पेन एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू ब्रेन। तो सेंसरी नर्व जो इनको लेके जा रही है, जो ये पेन है उसके सिग्नल को लेके जा रही है सेंसरी नर्व, उनको क्या बोलते हैं, नोसियो रिसेप्टर। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि नोसियोसेप्शन क्या होता है, नोसियो रिसेप्टर क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से केमिकल मीडिएटर है जो कि नोसियोसेप्शन का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब कि वो पेन को इंड्यूस करते हैं। और कौन सा केमिकल मीडिएटर है
जो कि पेन को इनहिबिट करता है, इन नोक्सो रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम करता है और पेन को इनहिबिट करता है। तो ये पूछा जाता है, और मैंने आपके किसी बुक में ये क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि 2 मिनट का टॉपिक आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो लिखो, इंपोर्टेंट नोट डाल के लिखना, प्रोस्टाग्लैंडिन, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन। आप सबको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, पेन करने के लिए जिम्मेदार होता है, पेन के लिए जिम्मेदार होता है। जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन है वहां पे अपन को पेन होता है, याद रखना। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है सेल से, इसका मतलब है कि वहां पे पेन होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, जो ये नोसियो रिसेप्टर है, इनकी एक्टिविटी को इंड्यूस करता है, इनकी एक्टिविटी को इनहांस करता है। इसलिए जहां प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा वहां पे पेन होना ही होना है। तो लिखो, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहांस द एक्टिविटी ऑफ नोसियो रिसेप्टर एंड कोज पेन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो आपके पेन को इंड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ गया? पेन और फीवर को इंड्यूस करता है नोसियो, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। जबकि दूसरा एक एग्जांपल और लिख लो, एक होता है आपका एंडोर्फिन। कौन होता है? एंडोर्फिन। आपको पता है ना, एंडोर्फिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। एंडोर्फिन भी एक तरीके का क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आपको पता है ना कि 6 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, बहुत अच्छी निमोनिक होता है। ऑल मंकी आर प्ले प्रीटी गेम, है ना। ए फॉर एसिटिल कोलिन, और मंकी से एम फॉर मोनोअमाइन्स हो जाते हैं। ऑल मंकी आर, ए फॉर आ जाता है आपका अमीनो एसिड वाला आ जाता है ना। अमीनो एसिड वाले आगे जैसे ग्लूटामेट हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ये भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, जो आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आर प्ले, पी प्रीटी गेम, मतलब प्यूरिन आगे जिसमें एटीपी एडीपी आ जाता है, प्ले प्रीटी गेम। जी फॉर गैसेज आ जाते हैं जिसमें NO2 काम करता है। ठीक है, पी फॉर पेप्टाइड आता है। जो पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, उसके एग्जांपल होते हैं एंडोर्फिन, एनकेफ्लाइन। तो ये उसके एग्जांपल होते हैं एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन को ना नेचुरल ओपियोइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल ओपियोइड बोला जाता है। बिल्कुल ये आपके ओपियोइड की तरह काम करते हैं, मतलब आपको खुश रखने के लिए काम करते हैं। क्या? एंडोर्फिन। ठीक है, ये एक तरह का पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। ये एक तरह का पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्लियर? अब ये होता क्या है? एंडोर्फिन ये क्या करता है? ये करता है डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ, ये रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ नोसियो रिसेप्टर। ये जो नोसियो रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी को क्या करता है? कम करता है, इनहिबिट करता है। एंड आप ये भी लिख सकते हो, इनहिबिट, सॉरी, पेन सेंसेशन। जो पेन के सेंसेशन होते हैं उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो सिंपल सा पढ़ने पड़ा कि नोसियोसेप्शन क्या होता है? अपने जो भी डैमेज टिश्यू होते हैं वहां से पेन के सिग्नल को लेके जाना ब्रेन तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोसियोसेप्शन बोलते हैं। नोसियोसेप्शन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मतलब कौन करता है नोसियोसेप्शन? तो नोसियो रिसेप्टर करते हैं। नोसियो रिसेप्टर क्या होते हैं? ये सेंसरी नर्व होती है। क्लियर है बात? फिर मैंने बताया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो इनकी एक्टिविटी को इनहांस करता है और पेन को स्टिमुलेट करता है, जबकि एंडोर्फिन होता है वो नोसियोसेप्शन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और पेन को कम करने का ट्राई करता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको? क्लियर इतनी बात? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिसऑर्डर ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो अपना, और अब ध्यान देना। ओके, डिसऑर्डर ऑफ इन्फ्लामेशन। शॉर्ट में पढ़ा देता हूं मैं आपको, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। कुछ शॉर्ट में पर कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो पैथोलॉजी में भी आप पढ़ते होंगे, है ना, पढ़े होंगे आपने इन्फ्लामेशन के डिसऑर्डर। ठीक है, और या इनको अपन बोल सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर। क्या बोल सकते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर। क्या होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर? क्या होते हैं इनको समझते हैं अपन, है ना। नॉर्मल एक्टिविटी में क्या हुआ, पूरा एक बार मैं समरी बता देता हूँ। अब तक अपन ने क्या पढ़ा था कि ये आपके पास एक क्या थी? वेसल्स थी। ठीक है, ब्लड वेसल्स थी, और यहाँ पे आप एक सेल थी जिसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया था। यही हुआ था। आपकी बॉडी में क्या घूम रही थी? WBC घूम रही थी। मैं WBC बना देता हूँ। ठीक है, अब इस WBC को पता लगता है कि मेरे पास कोई वेस्कुलर टिश्यू था, एक सेल थी जिसके अंदर क्या हो गया? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, एंटीजन उसमें एंट्री कर गया है। मुझे क्या करना है? उस एंटीजन को मारना है और पूरे कचरे को साफ करना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करती है? सबसे पहले तो आती है मार्जिन पे, आती है मार्जिनेशन, फिर ये स्लो होती है और यहाँ पे आके ये रुक जाती है। स्लो होती है उसको अपन ने बोला था रोलिंग एडिशन, और जो रुक जाती है उसको अपन ने बोला था फर्म एडिशन।
दूसरी तरफ वेस्कुलर इवेंट चल रहा है, उसने इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा दिया, परमेबिलिटी को बढ़ने की वजह से ये सेल है वो इससे बाहर आ गई, डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कुछ केमिकल रिलीज कर रही थी जिसको अपन ने बोला था कीमोस्टैक्सिस, जिसमें अपन ने पढ़ा था एलआईसी ल्यूकोट्राइन बी4 पढ़ा था, आपने इंटरल्यूकिन 8 पढ़ा था, और अपन ने है ना एलआईसी से अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C3A पढ़ा था। फिर ये इसके क्या थे, इसके पास पैम्प्स थे, डैम्प्स थे, और इसके पास टूल लाइक रिसेप्टर थे। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन रिलीज करता है अपने ऊपर ये बैक्टीरियल सेल, जिसमें अपन ने पढ़ा था ऑप्शन में सी रिएक्टिव प्रोटीन पढ़ा था, आईजीजी पढ़ा था, आईजीजी मेन था ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन पढ़ा था, फिब्रिनोजन पढ़ा था, और C5 C3B पढ़ा था। ठीक है, इनको अपन ने पढ़ा था। ये पे अटैच होते हैं सारे रिसेप्टर, और ये कुछ एंटीबॉडी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और फिर ये इनको निगल जाता है, खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है और किलिंग करता है। ये अपन ने पढ़ा था पूरा प्रोसेस। अब देखो, ये एक है नॉर्मल प्रोसेस है, ये सब एक है नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और ये प्रोसेस सबकी बॉडी में होना भी चाहिए। यदि ये प्रोसेस नहीं हुआ, कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी मिली, सपोज करो इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत कहीं भी गड़बड़ी मिली, तो क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, सॉरी, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ भी जाएगा, और आपकी जो न्यूट्रोफिल है, आपकी जो डिफेंस सेल है, उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी, मतलब कि आपका इन्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी, यदि ये पूरा प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई भी गड़बड़ी होती है, पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई भी गड़बड़ी होती है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आपके अंदर काफी सारे पैथोजन जो डेली बाय डेली एंट्री करते जाते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, उनको किलिंग करने की कोई पावर नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर, और जब किलिंग नहीं करने की पावर नहीं होगी, तो आप बार बार बीमार होने लगोगे। थोड़े से एलर्जन जाएंगे तो आपको जुकाम होने लग जाएगी, धीरे धीरे इन्फेक्शन लगने लगेंगे और आप बीमार हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे। आपने देखा होगा HIV है, HIV भी तो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, और ज्यादातर ये बीमारी होती है ना, वो जेनेटिक होती है। जन्म जाति कुछ ऐसे डिफेक्ट पाए जाते हैं उनके अंदर, कि जिनकी वजह से जो इंसान हो बिल्कुल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, जन्म जाति, मतलब कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज होती है ये क्या होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज होती है, जन्मजात डिजीज होती है ये। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लाइफ लॉन्ग चलती है, कोई ठीक भी नहीं होती, है ना, तो बहुत खतरनाक बीमारी है ये, कंजेनाइटल कंजेनाइटल डिजीज होती है। अपन 4-5 बीमारियों को देखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले एक बीमारी आती है, सबसे पहले एक बीमारी आती है जिसको अपन बोलते हैं LAD। अब LAD होता है, ये भी दो टाइप की होती है ना, LAD1 होता है और LAD2 होता है। LAD मतलब होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज। क्या होता है, ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज, मतलब इसमें क्या होने वाला है ओवरऑल, कि जो ल्यूकोसाइट का एडिशन हो रहा था ना, ये जो आपका फर्म एडिशन हो रहा था, फर्स्ट में होता है फर्म एडिशन की डिजीज है ये, फर्म एडिशन का डिसऑर्डर है ये। ठीक है, फर्म एडिशन हो रहा था ना जहाँ पे, वो फर्म एडिशन नहीं हो पाएगा। अब मान लो ये यहाँ पे आके रुक ही नहीं पा रही, ये यहाँ पे आके रुक ही नहीं पा रही, तो ये क्या बाहर कहाँ से कैसे बाहर जाएगी, तो बाहर नहीं जाएगी तो ये अपने बैक्टीरिया के पास ही नहीं पहुंच पाएगी, और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो यदि कोई डब्ल्यूबीसी है, वो फर्म एडिशन नहीं कर पाती, इसका मतलब है इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको यही लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, फर्म एडिशन के लिए जिम्मेदार कौन सा प्रोटीन होता है, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, कि जो फर्म एडिशन होता है उसको कोज करने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होता है वो इंटीग्रिन प्रोटीन होता है। और इंटीग्रिन प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, अल्फा और बीटा 2। तो यहाँ पे जो बीटा 2 इंटीग्रिन प्रोटीन होता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता है ना, इसकी वजह से फर्म एडिशन नहीं हो पाता, और इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो लिख दो डिफेक्ट इन, दूसरे पेन से लिख देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये रहता है। ठीक है, तो लिख दो डिफेक्ट इन बीटा 2 इंटीग्रिन प्रोटीन। जो बीटा 2 इंटीग्रिन प्रोटीन है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इम्यूनिटी बाय डिक्रीज फर्म एडिशन, फर्म एडिशन नहीं हो पाता, और आपके ये इंसान है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब अपन कह सकते हैं जेनेटिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर हो जाता है ना। क्लियर ये बात। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि मोस्ट कॉमन सीन इन बेबी which which have
डिले कॉर्ड सेडिंग, डिले कॉर्ड सेडिंग या स्टम्प इन्फेक्शन। सुनो ये क्या बता रहा है, ये बीमारी जेनेटिक कॉम्प्रोमाइज है ना, जब इसको ओवरऑल इसका इंसिडेंस देखा गया, इसकी एपिडेमियोलॉजी देखी गई, तो ये पता लगा कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर डिले कोड क्लैंपिंग हुई है, मतलब कि जिनका जो कोड, जब आप पढ़ोगे पीडियाट्रिक में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो कोड होती है ना, अम्बिलिकल कोड है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, 5, 7 डेज में पूरी सेटिंग हो जाती है, पूरी अम्बिलिकल कोड अट जाती है। देखो, पैदा होते ही बच्चे की अम्बिलिकल कोड काट दी जाती है, विद इन 30 मिनट वो काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा स्टम्प बचता है उसको बोलते हैं स्टम्प, जो काटने के बाद थोड़ा सा पार्ट बच जाता है अम्बिलिकल कोड का, उसको बोलते हैं स्टम्प। वो स्टम्प 5-6 दिन में एसेप्टिक नेक्रोसिस बोलते हैं उसको, सैड हो जाता है, मतलब कि वो अट जाता है अपने आप, ठीक है। उसकी आप पीडियाट्रिक में आपको सर पढ़ाएंगे कि उसकी भी काफी केयर करनी पड़ती है, उसको टच नहीं करना होता, उसको साबुन नहीं लगाना होता, कुछ भी नहीं करना होता है ना। तो धीरे धीरे ऐसे बच्चे जिनमें जो स्टम्प था वो अटने में काफी दिन लग जाते हैं, बियॉन्ड 7 डेज हो जाते हैं, तो उनमें ये बीमारी ज्यादातर देखी गई है। LED1, इसमें क्या होता है, फॉर्मेटेशन की डिजीज, जो बीटा 2 इंटीग्रीन है वो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बच्चा क्या हो जाता है, जेनेटिक इनकॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिसऑर्डर अपन देखते हैं LED2। पहला तो अपन ने देख लिया LED1, अब देखते हैं LED2, है ना। नाम पूरा लिख देता हूं मैं इसका भी, ल्यूकोसाइट एडहेशन डिजीज। क्या होता है, ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज, है ना। यहाँ भी एडिशन क्या होगा, खराब होगा, लेकिन अब कौन सा एडिशन खराब होने वाला है, अब होने वाला है रोलिंग एडिशन। कौन सा होगा, रोलिंग एडिशन डिसऑर्डर है, इसमें रोलिंग एडिशन है, वो इफेक्ट होने वाला है। और रोलिंग एडिशन है, उसको कराने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार था, आप सबने ये भी पढ़ा होगा। रोलिंग एडिशन कराने के लिए जिम्मेदार था, वो था आपका सेलेक्टिन प्रोटीन। कौन सा था, सेलेक्टिन प्रोटीन डिफेक्ट है ना। सेलेक्टिन प्रोटीन का ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है। यहाँ पे जो सेलेक्टिन प्रोटीन है उसमें क्या देखने को मिलता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है। सेलेक्टिन प्रोटीन अपना काम अच्छे से नहीं करता, इस वजह से जो WBC है वो स्लो डाउन नहीं हो पाएगी, और जब स्लो डाउन नहीं हो पाएगी तो फर्मेटेशन भी नहीं हो पाएगा, फर एडमिशन नहीं होगा, तो ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगा, और उसके बाद पूरा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस डिसऑर्डर में भी जेनेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, पर्सन क्या हो जाता है, जेनेटिक इम्यूनो सॉरी जेनेटिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जो आपका पेशेंट है, बच्चा है, वो जेनेटिक इनकॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब जेनेटिक इनकॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अब ये किसमें देखने को मिलता है, तो लिखो ये भी मोस्ट कॉमन सीन इन, आपने देखो ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे, जब अपन ब्लड ग्रुप पढ़ाते हैं आपको, जब MSN में मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊंगा हिमेटोलॉजी में, तो आपको मैं ये बताऊंगा कि एक ब्लड ग्रुप होता है AB टाइप के, है ना, ABO सिस्टम पे, जिसमें आपका A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB और O होते हैं। फिर दूसरा होता है आपका RH सिस्टम, RH सिस्टम में आता है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, जो आप लगाते हो ना, A नेगेटिव, B नेगेटिव। इसके बाद में एक आपके बॉम्बे के एक डॉक्टर थे, बॉम्बे के, उन्होंने डिस्कवर करा था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कुछ लोगों में अलग ही ब्लड ग्रुप पाया गया था, एक अलग ही एंटीजन को उन्होंने डिस्कवर करा था आरबीसी के सरफेस पे, कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये तो होते ही हैं, उनके साथ ए नेगेटिव वो एक एंटीजन और पाया जाता है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। जिनमें वो एंटीजन पाया जाता है उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन सीन लिख लो, मोस्ट कॉमन सीन इन BBG। BBG मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे एंटीजन पाया जाता है, सॉरी, जिसमें बॉम्बे एंटीजन पाया जाता है, उनमें मोस्ट कॉमनली हमको ये बीमारी देखने को मिली, ठीक है। LED2 उनमें देखने को मिली। तो ऐसे बच्चे क्या है, जेनेटिक इनकॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ऐसे बच्चों की जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, और इसका कोई अच्छा इलाज भी नहीं है। देखो, इसके दो इलाज है, यदि हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, आपको यदि मैं इनके ट्रीटमेंट की भी बताऊं, दोनों का ट्रीटमेंट है, सबका ही ट्रीटमेंट है, दोनों को क्या, एक ट्रीटमेंट तो इनका ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो इंडिया में होता है, इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे कहते हैं कि विद इन 2 ईयर बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। खर्चा बहुत अच्छा है इसमें, खर्चा लगभग मैं कह रहा हूँ 30 से 40 लाख तक का इसमें खर्चा हो जाता है, और अच्छे हॉस्पिटल में कराओ तो करोड़ तक भी पहुंच सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो, बच्चा पैदा होता है तभी, तो थोड़ा बहुत चांस होता है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उसकी स्टेम सेल है वो ठीक हो जाएगी, तो ये थोड़ा बहुत चांस होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन यदि ये भी नहीं हुआ तो सबसे अच्छा तो जीन थेरेपी है। क्या है, मतलब कि आगे वाली की जो, भाई इससे ये थोड़ा ना कि आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लिया, आप ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन आपके बच्चे में जीन तो वही है ना,
तो बच्चे में तो डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए उनको जीन थेरेपी करानी पड़ती है, जो अभी इंडिया में इतनी डेवलप नहीं है। जीन थेरेपी है ना, जीन थेरेपी अभी इंडिया में डेवलप नहीं है। क्लियर? तो ये इनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब अपन दो बीमारी और है, उनको देख लेते हैं। दो तीन से, चलो दो ही पढ़ाऊंगा, तीन से तो थोड़ी ओवर चल जाएगी, तो तीन से रहने दो, दो ही पढ़ाते हैं। अभी एक थर्ड बीमारी और डालू जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका, है ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए या ना आए पता होना चाहिए। नाम लिखो, चेडियाक चेडियाक हैगासी डिजीज। क्या नाम है? चेडियाक हैगासी डिजीज, है ना। क्या होता है चेडियाक हैगासी डिजीज? इंपॉर्टेंट डिजीज है, थोड़ा बहुत इसको याद रख लो कि ये है क्या, बस याद रख लो, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर है। ये भी क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर है। और इसमें क्या क्या ये भी लिख लो कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये सारे ऑटोसोमल रेसेसिव में ज्यादातर, है ना। ऑटोसोमल, एक एम हटा देना, है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें आपको क्या याद रखना है, बस इनका निमोनिक याद रख लेना कि इसमें कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। चे ए डिया, बस ये निमोनिक याद रखना, जो इसका नाम है ना वो ही याद रख लेना आप, है ना। इसका नाम याद रखना, CHEDI और E, के को छोड़ देना ना, के को छोड़ देना, इसी से इसका निमोनिक बन जाएगा। और आप ये याद रख लेना ये बीमारी है क्या, जेनेटिक इनकॉम्प्रोमाइज डिजीज है ना। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है ये अपन देख लेते हैं, और किसमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है ये भी याद रख लेना कि इसमें क्या होता है। ओवरऑल जो अपन फैगोसाइटोसिस पढ़ रहे थे ना, फैगोसाइटोसिस पढ़ रहे थे, उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब उसमें कहां डिफेक्ट देखने को मिलता है ये बहुत डिटेल हो जाएगा, अभी अपन को इतना नहीं पढ़ना, है ना। जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें आप हर्ट्समोन की बुक पढ़ोगे, उसमें भी इसको इतना डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है डिजीज, है ना। जो आपकी फैगोसाइटोसिस होता है, जो फैगोसाइटोसिस वाला पार्ट होता है पूरे इन्फ्लामेशन का, वो फैगोसाइटोसिस में जो किलिंग वाला पार्ट होता है वो पूरा इफेक्ट हो जाता है। जो टूल लाइक रिसेप्टर उससे जुड़ रहे थे पैप्स डैम से, वो सारा इफेक्ट हो जाता है। तो इसको अपन ने देखते हैं कि इसको होता है चेडियाक हिगासी डिजीज। इसमें मेन चार इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चार कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से चार कैरेक्टरिस्टिक वो देखते हैं। C4 होता है CNS न्यूरोपैथी। अब आपको पता लग गया यही बीमारी कितनी खतरनाक है। CNS न्यूरोपैथी मतलब पेशेंट है उसको बार बार सीजर आएंगे, वो मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, सीजर आएंगे, और उसके कोई ना कोई सेरेब्रल पाल्सी ऐसी डिजीज होने वाली है, न्यूरो की डिजीज होने वाली है, उसका ब्रेन क्या होगा, डैमेज होने वाला है। तो CNS न्यूरोपैथी है, मतलब कि आपकी न्यूरॉन्स है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, इसको बोलते हैं CNS न्यूरोपैथी। क्लियर? पहली बात। दूसरा HE मतलब होता है हेमरेज। उस पेशेंट को बार बार क्या होगा, हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, कहीं ना कहीं से उसको ब्लीडिंग होता है। हीमोग्लोबिन कराओगे तो हरदम कम होता हुआ देखने को मिलेगा, बार बार आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को। ठीक है, तो ऐसे भी ये बीमारी और खतरनाक हो गई, मतलब ये तो बिल्कुल एनीमिया टाइप हो गया, जैसे थैलेसीमिया में होता है, आपके सिकल सेल एनीमिया में होता है कि हर महीने में 2-3 बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। कब तक ट्रांसफ्यूजन करा सकता है, वो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान है जो मेंटल पूरा खराब हो गया है ना। दूसरी बात, इंसान की ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इम्यूनिटी। उसकी इम्यूनिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और इम्यूनिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि थोड़ा सा भी बाहर गया उसको एलर्जी हो गई, थोड़ा सा भी बाहर गया उसको इन्फेक्शन लग गया, थोड़ी सी बीमारी फैली उसको इन्फेक्शन लग गया, उसकी इम्यूनिटी काम नहीं करी, तो आप ये भी समझ लो कि उसकी इम्यूनिटी भी बिल्कुल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। वो इंसान कितना परेशान होगा खुद सोचो आप, है ना। तो लास्ट है E, मतलब एक सुंदर भी हो ना तो कुछ चल जाता है, उसकी सुंदरता भी गायब हो जाती है, मतलब उसको एल्बिनिज्म हो गया। एल्बिनिज्म जानते हो ना, सूरजमुखी हो गया, पेशेंट को सूरजमुखी हो जाता है, एल्बिनिज्म हो जाता है, मतलब पूरे व्हाइट व्हाइट हो जाता है इंसान। तो अब देखो ना तो वो सुंदर बचा, ना वो दिमाग का अच्छा बचा, ना उसकी इम्यूनिटी अच्छी बची, और ना उसके अंदर खून बचा। चारों खतरनाक बीमारी उसकी हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं चेडियाक हेगासी डिजीज, या इसको सिंड्रोम भी बोल दो आप, डिजीज मत बोलो, इसको सिंड्रोम बोल सकते हो। इसमें काफी सारी बीमारी आ गई है ना। CHS, ठीक है। करेक्टरिस्टिक याद करने का निमोनिक मैंने बता दिया, इसी स्पेलिंग को याद कर लो आप, बस ऐड करके हटा दो तो आपको पूरा करेक्टरिस्टिक याद हो जाएगा। एंड में एक बीमारी और पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट बीमारी बता रहा हूँ, मजा आएगा इस बीमारी को देखने में। देखो थोड़ा सा टाइम लग गया आपको, 5 मिनट ज्यादा लग गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी डिटेल में बीमारियां पढ़ रहे हैं, हम भी इतनी बीमारियों को जानते हैं। आप कहीं ना कहीं एम्स में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं,
पढ़ लो, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो मत पढ़ो, इन बीमारियों को स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन इनको चाहो तो पढ़ लो, पढ़ोगे, मैं इतना इजीली समझा रहा हूँ कि ये भी आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। आप पढ़ो, लिखो, पेज को फाड़ के फेंक दो, दूसरे पेज में लिखो, बिना देखे लिखना, फिर आप देखना क्या क्या पॉइंट मेरे छूट गए, फिर उस पेज को दूर रख दो, और तीसरे में जो पॉइंट छूटे हैं उनको लिखो। 3 बार आप लिखोगे तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएंगे। मेरी क्लास लो, उसके बाद पढ़ो, और उसके बाद पेज फेंको। लिखने से बहुत काम बनता है, और वैसे आपका दिमाग ज्यादा ही तेज है तो पढ़ने से भी आपको याद हो जाता है, तो वो आपकी सुपर टैलेंट की बात है, ठीक है। नहीं, मैं तो हर टॉपिक को 3 से 4 बार लिखता था, तब जाके वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घुसती थी, और घुसती ऐसे थी कि वो मैं एक बार पढ़ लेता था, वो भूलता नहीं था जनरली, ठीक है। नेक्स्ट एक डिजीज और लिख लो आप, बर्टन्स डिजीज। क्या लिखो? पूरा नाम लिख दो, बर्टन्स। वैसे तो ज्यादातर लोग इसको बर्टन्स डिजीज ही बोलते हैं, लेकिन आप पूरा नाम लिख दो, बर्टन हाइपो इम्यूनो ग्लोबिनेमिया। यहाँ पे एमिया एंड में आ जाता है, एक मिनट, यहाँ पे एमिया एंड में आ जाता है, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है, ठीक है। हाइपो मतलब कि कम हो गया, इम्यूनो मतलब कि कोई ना कोई इम्यूनिटी की बात है, इम्यूनोग्लोबिन मतलब कि कोई इम्यूनोग्लोबिन है वो कम हो गया, किसमें? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कोई ना कोई इम्यूनोग्लोबिन कम हो गया, और कौन सा इम्यूनोग्लोबिन कम होगा? आईजीजी, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिशिएंसी, पेन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी। यहाँ पे आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आईजीजी का कहाँ पे काम पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे काम था आईजीजी का? मेन काम मैंने कहा था जब कोई ऑप्सिनाइजेशन पढ़ा था। ऑप्सिनाइजेशन क्या होता है? जो एंटीजन होता है, वो जो होस्ट सेल होती है या डैमेज सेल होती है, उसको मोर टेस्टी बनाने के लिए, न्यूट्रोफिल के लिए उसके ऊपर ऑप्सिन लगाता है, जिसमें अपन ने पढ़ा था आईजीजी पढ़ा था, C3b पढ़ा था, अब सी रिएक्टिव प्रोटीन पढ़ा था, फिब्रिनोजन पढ़ा था। ये सारे क्या थे? आपके ऑप्सिन थे, ठीक है। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ये ऑप्सिन थे ना, इसमें सबसे मेन ऑप्सिन की अपने बात करी थी, वो कौन सा था? आईजीजी था। यदि आईजीजी कम हो गया, खत्म हो गया, तो आपके ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि इफेक्ट प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इफेक्ट प्रोसेस ऑफ द ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है डिक्रीज, इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वैसे आईजीजी है वो तो ऐसे ही बहुत काम आता है इम्यूनिटी में, और आपके ऑप्सोनाइजेशन भी नहीं हो रहा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है बात? इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पेशेंट, इसको बोलते हैं बर्टन्स डिजीज। यहाँ पे एक बात और याद कर लो कि जो जीन इफेक्ट होता है, देखो इसमें सारी चीज बी से स्टार्ट होती है, कि बी फॉर ये कॉमनली बॉय को इफेक्ट करता है, बॉयज को इफेक्ट करता है, बॉयज कॉमनली इफेक्ट होते हैं इसमें ना, तो लिख सकते हैं बॉयज कॉमनली इफेक्ट। यहाँ पे जो कॉमनली इफेक्ट होता है वो कौन होते हैं? बॉयज होते हैं, ठीक है। दूसरे बी से अपन बीमारी का नाम भी बर्टन है ना, तो अपन दूसरे बी से बताते हैं बर्टन्स डिजीज, ठीक है। तीसरे बी से जो इसको इफेक्ट करता है वो जीन होता है ना, वो बीटीके जीन होता है। जीन का नाम भी बी से स्टार्ट है, बीटीके जीन, है ना। और चौथा बी हो गया कि इसमें इफेक्ट होने वाली सेल कौन से? आईजीजी। तो आईजीजी क्या? इम्यूनोग्लोबिन है, और इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है? बी सेल या बी लिम्फोसाइट, है ना। बी लिम्फोसाइट से तो बनती है, टी लिम्फोसाइट तो आपके नेचुरल किलर सेल, आपके सीडी टी हेल्पर सेल ये बनाती है, टी हेल्पर सेल बनाएगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएगी, टी हेल्पर सेल बनाती है। और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन को बनाती है। तो आपका इम्यूनोग्लोबिन कम हो रहा है, मतलब कि बी लिम्फोसाइट में कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, तो बी लिम्फोसाइट से इफेक्ट होने वाली है। बीटी के जीन होता है वो इफेक्ट होता है इसमें, बर्टन डिजीज है, और आपके बॉयज कॉमनली यहाँ पे क्या होता है? इफेक्ट होते हैं। क्लियर बात समझ में आई आपको? ओके, क्लियर बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से अपन ने पढ़ा कि 4 अपने बीमारियों के बारे में पढ़ा, यहाँ पे 4 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज के बारे में अपन ने पढ़ा था। पहली डिजीज थी LED1, दूसरी थी LED2, तीसरी थी चैडियाक हिगासी सिंड्रोम, और चौथा अपन ने बर्टन डिजीज को यहाँ पे पढ़ा। क्लियर हुई ये बात? इस तरह से अपन ने जो अक्यूट इन्फ्लामेशन था उसको अपन ने कंप्लीट करा। एक बार अपन कुछ क्रोनिक इन्फ्लामेशन को देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना अपना, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ओके, अपन पढ़ते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब तक अपन ने जो भी बात करी थी वो अपन ने बात करी थी अक्यूट इन्फ्लामेशन की, अक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब तक जो भी अपन पढ़ रहे थे वो अक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो
क्रोनिक ग्रेन्युलोमास्टस इन्फ्लामेशन। बिल्कुल आज के बाद ये भी आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई नहीं पढ़ा था नर्सिंग में, मेरे को नहीं लगता आज तक हमको भी किसी ने नहीं पढ़ा है, बुक्स से हम पढ़े हैं, है ना। तो क्रोनिक ग्रेनुलोमास्टस इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन क्या होता है इसको आप समझो। हर्ट्समोहन की बुक में डिक्टो लाइन टू लाइन लिख रखे हैं ये, है ना। तो क्या होता है, आप पैथोलॉजी जो पढ़ते हो तो पैथोलॉजी और मेडिसिन को मैं एक साथ कॉम्बो करके ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्यादा वो मत करना, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि इतना डिटेल तो मेडिसिन में कई बुकों में नहीं लिखता। तो थोड़ा बहुत मैं पैथोलॉजी को लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेडिसिन पैथोलॉजी एक ही होता है जनरली, है ना। तो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या होता है, सपोज करो कभी देखो किसी इंसान को इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और आप सपोज करो जैसे किडनी का इन्फेक्शन होता है, कई लोगों को जिनके शुगर होता है ना, डायबिटीज होता है, उनको धीरे धीरे किडनी का एक बार इन्फेक्शन लग जाता है। तो किडनी का इन्फेक्शन लगे, उन्होंने जनरल जांच करी, उनका क्रेटेनिन है, उनका जो यूरिया है वो बढ़ा हुआ मिला, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सी रिएक्टिव प्रोटीन का काफी टेस्ट कराया और उन्होंने बताया कि इसको तो इन्फ्लामेशन है। धीरे धीरे क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन है, डॉक्टर ने उसको एडमिट करा, उसके 2-3 दिन मैरोपेनम लगाए, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी, मैरोपेनम लगाए, उसको निफ्टास को नाइट्रोफेरेंटोइन आती है 500 mg वो दिया, तो ये दवा दी, और उसके 3-4 दिन बाद देखा कि इन्फेक्शन खत्म हो गया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, उसका क्रेटेनिन नॉर्मल आ गया, यूरिया नॉर्मल आ गया, तो डब्ल्यूबीसी काउंट थे वो नॉर्मल आ गए, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया कि अब आप ठीक हो। पेशेंट घर गया, 10-15 दिन रुका, फिर उसको दोबारा बुखार आने लगा, दोबारा वो डॉक्टर के पास गया, दोबारा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसको दोबारा डॉक्टर ने एडमिट करा, दोबारा उसको इंजेक्शन लगाए, दोबारा उसको ट्रीट करा, दोबारा उसको घर भेज दिया, ठीक है। फिर ऐसे 10-15 दिन रुका, फिर उसको हो जाता है, मेनली जो सूडोमोनास का हो जाता है, आपके क्लैप्सिडिया का हो जाता है, ये ऐसे इंफेक्शन होते हैं जो क्रोनिक इंफेक्शन होते हैं, वो ठीक नहीं होते, वो ठीक जनरली ठीक नहीं होते, उनको रेगुलर दवा, लंबे टाइम तक दवा की जरूरत होती है, और जनरली वो बीमारियां ठीक नहीं होती, ऐसे को बोलते हैं ऑन एंड ऑफ इन्फेक्शन होना। क्या बोलते हैं, ऑन एंड ऑफ इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। एक एग्जांपल और देता हूं, जिसको टीबी हो गया, जिस इंसान को टीबी हो जाता है उसको, मतलब सिम्टम में आप दवा लोगे तो आपको 1-2 महीने बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बीमारी जो ठीक होने में उसको 6 से 9 महीने का टाइम लगता है। टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो वो भी इतनी जल्दी नहीं जाता, सूडोमोनास के इन्फेक्शन होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं जाते, क्लैप्सिला का इन्फेक्शन होता है वो इतनी जल्दी नहीं जाता। तो क्रोनिक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं जो ऑन एंड ऑफ होता रहता है, दवा ली वो कम हो गए, जिसको अपन बोलते हैं रेमिशन, लेकिन दवा छोड़ते हैं दोबारा वो बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरवेशन। तो रेमिशन एक्सरवेशन उनमें चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बीमारी क्रोनिक होती है जिसमें ऑन एंड ऑफ सिम्टम आते रहते हैं, ये क्रोनिक बीमारी होती है। सपोज करो उस इंसान को जो किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, एक इंसान जिसको सूडोमोनास से किडनी का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे आपकी बैक्टीरिया सूडोमोनास, ये किडनी है, सपोज करो, समझने का ट्राई करना, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ये मत सोचना कि बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये मत सोचना कि बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहे हैं, आप खुद पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, है ना। तो समझ में आएगा जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोज करो ये इंसान की किडनी है, ये इंसान की किडनी है, इसके अंदर सूडोमोनास आके बैठ गया। अब आपकी बॉडी की जो डिफेंस सेल है, सॉरी, जो आपकी बॉडी की डिफेंस सेल है वो आके इसको मारेंगी, इसको मार दिया, थोड़े दिन आपकी बॉडी की डिफेंस सेल ने इसको मार दिया, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया दोबारा आ गया, ये बैक्टीरिया दोबारा आ गया, दोबारा इन्फेक्ट कर रहा है, अब आपकी बॉडी की डिफेंस सेल है वो भी इनको नहीं मार पाएंगी, ठीक है, बॉडी की डिफेंस सेल है इनको नहीं मार पाएंगी, और यहाँ पे बार बार 2-3 महीने ये चीज चली है ना, ये भाई थोड़े दिन चली तो आपकी बॉडी हील कर देगी, जो स्कार बना है उसको ठीक कर देगी, वहां जो कचरा बना है उसको ठीक कर देगी, लेकिन जब डेली का ये काम हो गया तो वहां पे एक परमानेंट कचरा बन जाता है। क्या बन जाता है, परमानेंट कचरा बन जाता है। भाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 1-2 बार हुई, ठीक है, लेकिन जब हजारों बार 3-4 महीनों से वही काम हो रहा है तो वहां पे कचरा बन जाएगा, परमानेंट कचरा बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं अपन, ग्रेनुलोमा बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। जब आपका एक्सरे कराया जाएगा, आपकी सीटी स्कैन कराया जाएगा, कोई भी इमेजिंग टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि यार यहाँ तो ग्रेनुलोमा बन रहा है, वो डॉक्टर देखते हैं कि यहाँ पे तो ग्रेनुलोमा बन रहा है, मतलब ग्रेनुलोमास्टस डिजीज है इस इंसान को, मतलब कि काफी लंबे टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है, और आप लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर बोलता है कि आपके पुराना इन्फेक्शन है कोई, आपके पुराना इन्फेक्शन है कोई। जब भी जैसे मेरे खुद की है कि मेरे पहले बहुत ज्यादा, मेरे कभी जब एक बार सीटी स्कैन कराई थी मैंने, तो मेरे को क्या शुरू में सीजर आते थे, तो सीटी स्कैन कराने के बाद मुझे जब सीटी स्कैन कराया तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि आपको ग्रेनुलोमास्टस इन्फेक्शन था, मतलब कि आपकी सिर में एक गांठ थी, समझते नहीं थे उस टाइम कि आपको ग्रेनुलोमास्टस इन्फेक्शन था, आपको ग्रेनुलोमा था, मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे क्या था, काफी लंबा इन्फेक्शन चला था, और उस इन्फेक्शन की वजह से वहां पे क्या बन गया था, ग्रेनुलोमा बन गया था, बाद में ठीक हो गया वो। तो इस तरह से बीमारियां चलती रहती हैं, ओके। तो
तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा बोलते हैं। जब क्रोनिक इन्फेक्शन जहाँ पे होता है, ज्यादातर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, ये ऐसा भी नहीं है कि हर क्रोनिक इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमा बनता है, लेकिन ज्यादातर क्रोनिक इन्फेक्शन जो 5-6 महीने चल जाते हैं उनमें क्या बन जाता है, ग्रेनुलोमा बन जाता है, उनमें गांठें बन जाती है। क्लियर है बात, ये समझ में आई आपको, उनमें गांठें बन जाती है। सॉरी कुछ इश्यू आ गया था, कुछ इश्यू आ गया था, सॉरी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा था ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज कि जब काफी लंबा इन्फेक्शन चल जाता है, जैसे टीबी भी हो जाती है ना, किसी पेशेंट को टीबी हो गई है ना, तो टीबी के बाद जब भी कोई डॉक्टर 10-5 साल बाद एक्सरे देखता है तो वो कहता है यार इसमें कुछ ग्रेनुलोमा दिख रहा है मुझे। बोले कि आपको पहले कभी टीबी हुई है क्या? ठीक है, पेशेंट कहता है हाँ मुझे टीबी हुई थी। तो उसका जो धब्बा है ना, जब रैपिडली इतना बड़ा इन्फेक्शन होता है, इतना लंबा इन्फेक्शन होता है, तो वो कुछ धब्बा छोड़ जाता है, कुछ ऐसा कचरा बना के छोड़ जाता है जो मतलब सेल डैमेज कर जाता है, ओवरऑल है ना, कमजोर कर जाता है वो फेफड़ों को, वहां की काफी सेलों को डैमेज कर जाता है। किडनी का इन्फेक्शन हो तो किडनी को कमजोर कर देगा, किडनी में काफी सारा धब्बा छोड़ जाएगा। तो क्रोनिक इन्फेक्शन जब भी होता है वो कुछ ना कुछ ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, कुछ सेल को किल कर जाते हैं, नेक्रोसिस कर जाते हैं कुछ सेलों में, और आपके ऑर्गन को वो कमजोर कर जाते हैं। जब भी आप 5-10 साल बाद उसकी इमेजिंग कराओगे, चाहे वो सीटी स्कैन हो, उसमें वो दिखेगा धब्बा कि आपके कुछ सेल यहाँ पे नेक्रोसिस हुई है। उस नेक्रोसिस, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा। और जिन क्रोनिक इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमा बनता है उनको बोलते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज। क्लियर है बात कि ग्रेनुलोमा क्या होता है, आज के बाद आपको क्लियर है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा मतलब कैंसर है। नहीं भाई, ग्रेनुलोमा कैंसर नहीं होता, वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब ग्रेनुलोमा डिजीज है, आप ये लिख सकते हो, ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ, या आप लिख सकते हो क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस, सॉरी, chronic granulomatous inflammation is a subtype of chronic इन्फ्लामेशन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसी का एक टाइप है जिनमें ग्रेनुलोमा बनता है, वो ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज होती है। ठीक है, इन विच ग्रेनुलोमा इज फॉर्म, जिनके अंदर ग्रेनुलोमा बनता है उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आपको? ठीक है, या अपन ये भी लिख सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में, ग्रेनुलोमा इज की स्ट्रक्चर ऑफ क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज। क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज का की स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेनुलोमा होता है। अब ग्रेनुलोमा कैसा होता है, आप जो थोड़ी पैथोलॉजी देखोगे, जब बायोप्सी करके, सपोज करो कि आपने टीबी का एक्सरे देखा पेशेंट का, अब आपने जो एक्सरे देखा उसकी आपने बायोप्सी निकाली या उसकी इमेजिंग को और क्लियर देखा, तो ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनुलोमा। थोड़ा सा अपन को स्ट्रक्चर पता होना है, तो भी अपन को पता होनी चाहिए ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये अपन को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेनुलोमा कैसी होती है। तो सपोज करो, आप मेरे साथ बनाते रहना, सब याद हो जाएगा कि सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट जो नेक्रोसिस हो जाता है, ये वाला पार्ट है, सेल है जो नेक्रोसिस हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कि नेक्रोसिस हो चुका है, इसको बोलते हैं अपन, इस पार्ट को अपन बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। क्या होता है, कैसियस नेक्रोसिस। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जिसका नेक्रोसिस हो चुका है उसको अपन बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। क्लियर है बात? सबसे अंदर आप बनाओगे कैसियस नेक्रोसिस कि यहाँ की सेल डैमेज है। आप यदि ग्रेनुलोमा वाला टिश्यू को आपने निकाला, लंग्स से जो टिश्यू ग्रेनुलोमा हो गया है, जो किडनी में ग्रेनुलोमा बन गया ना, आपने उस टिश्यू को बायोप्सी करके बाहर निकाला। अब हम उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अपन उसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं बायोप्सी के बाद। तो सबसे अंदर आपको क्या मिलेगी, डैमेज सेल मिलेगी, कैसियस नेक्रोसिस जिसका हो चुका है वो मिलेगा। उसके बाद उसके बाहर आपको क्या मिलेगा, इससे बना देते हैं। उसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो मैक्रोफेज होते हैं वो देखने को मिलेगी। उसके बाद सेंटर में आपको मैक्रोफेज ही मैक्रोफेज देखने को मिलेगी। ठीक है, सपोज करो ये मैक्रोफेज है, क्या है, मैक्रोफेज। उसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगी, मैक्रोफेज देखने को मिलेगी। ठीक है, सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में कैसियस नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस के बाहर में आपको क्या देखने को मिलेगी, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज देखने को मिलेगी। क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, उसमें लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज ही काम करती है, वहां पे न्यूट्रोफिल नहीं होती। ठीक है, अब अपन जो पेरीफेरी में देखते हैं, सबसे बाहर यदि आप कोई देखना चाहो तो सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट। अच्छा ये पेन यूज ले लिया, ये लेते हैं। सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट। पता है सबसे बाहर क्या देखने को मिलेगी, लिम्फोसाइट। तो ये मैंने क्या बना दी,
लिम्फोसाइट बनाती है। ठीक है, तो सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिल रही है, लिम्फोसाइट। क्लियर है बात। तो इस तरह से अपने ग्रेनुलोमा देखा कि आपके सेंटर में तो क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में तो कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और सबसे बाहर देखने को क्या मिलेगा, आउटर में या पेरिफेरी में आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर। यहां तक की बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। सबसे अंदर कैसियस नेक्रोसिस, उसके चारों तरफ मैक्रोफेज, और उसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा। क्या होता है, एक की स्ट्रक्चर और अपन को देखने को मिलती है, समझना, और ये ही इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको, कुछ मैक्रोफेज, ग्रेनुलोमा में कुछ मैक्रोफेज मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई मतलब कि नॉर्मल मैक्रोफेज ऐसा है, ये कुछ लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाता है, और इसका न्यूक्लियस है वो भी स्लिपरी सा हो जाएगा, स्लिपरी न्यूक्लियस हो जाता है, कुछ लंबा न्यूक्लियस हो जाता है, मैक्रोफेज ऐसा बनाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड मैक्रोफेज बोलते हैं। और इसको अपन यहाँ पे बना दे कि कुछ मैक्रोफेज मॉडिफाई हो गई है। क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है कुछ मैक्रोफेज, है ना, ये मैंने बना दिया कि यहाँ पे कुछ मैक्रोफेज है वो क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन नाम देते हैं एपिथेलोइड सेल। क्या नाम देते हैं, एपिथेलोइड सेल, एपिथेलोइड सेल। होती क्या है एपिथेलोइड सेल, मॉडिफाइड न्यूक्लियस, सॉरी मॉडिफाइड मैक्रोफेज होती है। ये मॉडिफाइड क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। इनमें स्लिपरी न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। कौन सा न्यूक्लियस, स्लिपरी न्यूक्लियस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्लियर हुई ये बात। तो देखो मैंने ये बताया कि कुछ मैक्रोफेज यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं, उनके अंदर स्लिपरी न्यूक्लियस होते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं एपिथेलोइड सेल। और एपिथेलोइड सेल ही है ना इसका हॉलमार्क फीचर है। यदि एपिथेलोइड सेल मिल रही है ना, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ग्रेनुलोमा है। ग्रेनुलोमा तभी बोलेंगे जब इसके अंदर एपिथेलोइड सेल मिलेगी। एक और स्पेसिफिक सेल मिलती है इसके अंदर, वो भी आपको बता देते हैं। एक और स्पेसिफिक सेल मिलती है जो मैक्रोफेज, काफी सारे मैक्रोफेज मिल गए, और काफी सारे मैक्रोफेज मिलके एक क्या बनाती है, जियान सेल बनाती है, जाइंट सेल बनाती है। ठीक है, एक जाइंट सेल बनाती है, इनको बोलते हैं जियान सेल। अपन कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेज। काफी सारी मैक्रोफेज है वो फ्यूज होती है, और फ्यूज होके वो एक बड़ी सी सेल बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जियान सेल बोलते हैं, जाइंट सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर में 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं वो आपको मैं लिख देता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले तो आपको मिलता है कैसियस नेक्रोसिस। क्या मिलता है, कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जो कि कहां पे होता है, सेंटर में होता है। कहां पे होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद उसके बाहर क्या होता है, मैक्रोफेज होती है। क्या होती है, मैक्रोफेज होती है, जिसको अपन ऐसे दिखाते हैं, मैक्रोफेज को ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में लिम्फोसाइट होती है पेरिफेरी में। पेरिफेरी में क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट होती है। कहां पे होती है, पेरीफेरी में होती है। पेरीफेरी में क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है। फिर मैंने बताया कि कुछ मैक्रोफेज है यहाँ पे क्या होती है, मॉडिफाइड होती है। क्या होती है, मॉडिफाइड होती है कुछ मैक्रोफेज, जिनको अपन बोलते हैं एपिथेलोइड सेल बोलते हैं। ये कुछ मैक्रोफेज होती है जो मॉडिफाइड होती है, इनको लिखते हैं मॉडिफाइड मैक्रोफेज है। ठीक है, और यही हॉलमार्क फीचर होता है। क्या होता है, हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, है ना, कि ये आपकी हॉलमार्क स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पढ़ा लास्ट जियान सेल। कौन सी, जियान सेल या जेन सेल पढ़ी अपन ने, है ना। ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेज, फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इस तरीके से अपने ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर देखिए, और जहां ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वहां आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ है। और जिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ये ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है उसको आप बोल सकते हो क्रॉनिक ग्रेनुलोमास्टस डिजीज। अब यहाँ पे जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, वो अपन देखते हैं। हेडिंग डालो। अब देखो ये तो अपने बेस क्लियर कर लिया। आप कोचिंग में डायरेक्ट ये पढ़ाया जाता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, 5 या 10 मिनट में पढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक बेस क्लियर नहीं होता ना, आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छी तरह लर्न कर पाते, वो ओनली रटना हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक जियान सेल को अपन पढ़ते हैं, सम, जो पेपर में होती है, सम स्पेसिफिक जियान सेल। कुछ जियान सेल, जो स्पेसिफिक जियान सेल है उनको अपन पढ़ लेते हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जियान सेल कौन सी बीमारी में पाई जाती है। तो कुछ स्पेसिफिक जियान सेल को अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो रटने की बात है, 2-3 बार लिखोगे तो ये ऐसे रट जाएंगे, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टीबी में। भाई आपको पता है ना, टीबी भी एक क्रॉनिक ग्रेनुलोमास्टस डिजीज है।
मैंने बताया 6 से 8 महीने तक टीबी का इन्फेक्शन चलता है। कौन करता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वो बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है, बीच में आपने दवाई छोड़ दी ना तो वो एमडीआर डेवलप कर देती है। वो दवाइयां है ना, दोबारा काम भी नहीं करेंगी, वो 9-10 महीने चल जाती है, कई बार फेफड़ों को बिल्कुल खराब कर देती है। और आप जिंदगी में कभी भी उन एक्सरे को देखोगे ना, टीबी के पेशेंट का एक्सरे देखना, उसमें आपको सफेद सफेद धब्बे मिलेंगे। वो धब्बे है ना, वो सॉरी वो धब्बे हैं, वही क्या है, ग्रेनुलोमा है। ठीक है, कभी आप एक्सरे देखना, मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा अभी। कभी आप एक्सरे देखना, उनमें आपको धब्बे मिलेंगे और उन धब्बों को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा है। और आप कह सकते हो आपको पहले कभी टीबी हुई है क्या? आप बताओगे कि आपको पहले कभी टीबी हुई है क्या, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो इनमें जो ग्रेनुलोमा देखा, इनमें बायोप्सी करके जो ग्रेनुलोमा देखा गया ना, उन ग्रेनुलोमा जियान सेल देखने को मिली। इसमें जो जियान सेल देखने को मिली, उन जियान सेल को बोला जाता है लैंगहैंस जियान सेल। क्या बोला? लैंगहैंस जियान सेल। और ये किसमें देखने को मिलती है, लैंगहैंस जियान सेल? टीबी में देखने को मिलती है। और इनकी शेप कैसी होती है? जब आपका पैथोलॉजिस्ट है, होर्सशू शेप, जब आपके पैथोलॉजिस्ट ने आपके फेफड़ों से बायोप्सी करके उसको निकाला, टिश्यू को निकाला, उसको माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने ग्रैनुलोमा को, तो उसमें जब जियान सेल दिखे तो वो बिल्कुल आपके होर्सशू होते हैं ना, घोड़े के पैर होते हैं, उनकी तरह देखने को मिली। ठीक है, तो उन्हें आइडिया लगा लिया कि तो लैंगहैंस जियान सेल और लैंगहैंस आप टीबी में देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपने टीबी का पढ़ा। दूसरी बीमारी, सॉरी, दूसरी बीमारी अपन देखते हैं। जब भी आपकी देखो फॉरेन बॉडी, आप सूचरिंग देखते हो, आप सूचरिंग, ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन हुआ, किसी इंसान का ऑपरेशन हुआ और उसमें लंबा सारा टाका पड़ गया, मतलब सूचरिंग हो गई, उसमें स्टिचिंग हुई है। तो जब स्टिचिंग होती है तो वहां भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ही होता है। जब स्टिचिंग करते हो आप, लगाई गांठ लगाई, तो वहां भी तो इन्फ्लामेशन ही हुआ। तब स्टिचिंग में जो इन्फ्लामेशन होता है, कई बार इन्फ्लामेशन खराब हो जाता है, तो आपको पता है वहां पे स्कार भी बनते हैं। लंबा जब इंसिजन लगता है ना, तो उसके दो कॉम्प्लिकेशन होता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलोइड। तो जब किलोइड हाइपरट्रॉफिक स्कार बनते हैं, वो भी एक तरह के लंबे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। और वहां पे भी जियान सेल बनती है, और वहां पे जो जियान सेल बनती है उसको सिंपल नाम देते हैं फॉरेन बॉडी। क्या नाम देते हैं? फॉरेन बॉडी जियान सेल, जो बिल्कुल हैप्पजार्ड मैनर में होती है। हैप्पजार्ड मतलब सुव्यवस्थित मैनर में, हैप्पजार्ड मैनर में होती है। ठीक है, हैप्पजार्ड मतलब होता है बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अपन कोई चीज सेट करते हैं ना, इस तरह से वो जियान सेल वो सेट होते हैं बिल्कुल फिक्स पॉइंटों पे। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरेन बॉडी। यदि आपसे पूछे कि फॉरेन बॉडी जियान सेल किस में मिलती है, तो आप बोल सकते हो सूचरिंग में हमको क्या मिलती है, फॉरेन बॉडी जियान सेल देखने को मिलती है। तीसरी जियान सेल है, वो तो आप सबको पता होगा और काफी बार क्वेश्चन आता है, ये तो काफी बार इसका क्वेश्चन भी आता है, आप लिख सकते हो, होजकिन लिम्फोमा। जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जैसे स्प्लिन है, उनमें यदि कोई लिम्फोमा होता है तो उसको अपन बोलते हैं होजकिन लिम्फोमा। और होजकिन लिम्फोमा भी ये ऐसी बीमारी है तो कभी ठीक ही नहीं होती। लिम्फोमा तो ऐसी बीमारी है, और ये तो कैंसर है, ये ठीक होते नहीं है, लंबे टाइम तक वहां पे WBC कलेक्ट होती है। तो इसमें भी काफी सारे ग्रेनुलोमा बन जाते हैं। लंबा इन्फेक्शन होता है, आपकी WBC भी मेहनत करती है लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाती, तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो जाता है, ग्रेनुलोमा क्रिएट हो जाता है। और इसमें जो ग्रेनुलोमा क्रिएट होता है उसको क्या नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, इसको नाम देते हैं रीड स्टिनबर्ग सेल। क्या बोलते हैं? रीड स्टिनबर्ग सेल, फेमस नाम है RS सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? RS सेल बोलते हैं, रीड स्टिनबर्ग सेल बोलते हैं, या RS सेल बोलते हैं। और इसकी अपीयरेंस होती है वो ओवल, जो आपके ओवल होता है ना, ओवल को हिंदी उल्लू, उल्लू की आप जैसा अपीयरेंस देखते हो, ऑल आई अपीयरेंस। क्या देखने को मिलता है? ऑल आई अपीयरेंस देखने को मिलता है। और याद रखना, जो ऑल आई अपीयरेंस होता है ना, वो एक तो किसमें देखने को मिलता है, ये भी लिख देता हूं, एक तो आपको किसमें देखने को मिलता है, होजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है साइटोमेगालोवायरस में देखने को मिलता है। लेकिन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये सीएमबी में भी ऑल आई अपीयरेंस देखने को मिलता है, उसका ग्रेनुलोमा बनता है उसमें भी, और आपका होजकिन लिम्फोमा भी देखने को मिलता है। लेकिन जो होजकिन लिम्फोमा मिलता है वो रेडिश कलर का मिलता है, कैसा? लाल कलर का मिलता है। और जो सीएमबी होता है उसमें पर्पलिश कलर का मिलता है, उसमें पर्पलिश कलर का देखने को मिलता है। ये इनमें मेन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसमें पर्पल कलर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लंबा न्यूक्लियस मिलता है सीएमबी में, साइटोमेगालोवायरस। तो दूसरा होजकिन होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, रेडिश कलर का आपको जियान सेल देखने को मिलेगी, जो कौन सी होती है, रीड स्टिनबर्ग सेल होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक मिनट, ऐसे ही आपको मीजल्स बीमारी पड़ी है आपने, मीजल्स। तो मीजल्स का इन्फेक्शन होता है ना, वो भी काफी लंबा होता है। मीजल्स का इन्फेक्शन है वो भी कोई छोटा नहीं होता, काफी लंबा होता है। एक मिनट रुको,
अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। मीजल्स का इन्फेक्शन भी काफी लंबा होता है। तो मीजल्स में जो आपकी ये बनती है जियान सेल, उसको अपन बोलते हैं क्या, वार्थिन फाइंड की जियान सेल। क्या बोलते हैं, वार्थिन फाइंड की जियान सेल बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी आपकी एक लंबा इन्फेक्शन और होता है जैंथोमा। जैंथोमा जानते हो क्या होती है बीमारी? जैंथोमा एक बीमारी होती है जिसमें लिपिड का डिसऑर्डर होता है, ये है ना। इसमें क्या होता है, लिपिड डिसऑर्डर होता है, लिपिड डिसऑर्डर होता है। इसमें लिपिड होता है ना, उसका क्या होता है, एक ऐसे लिपिड का प्रोसेस नहीं होता, लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं पता, जिसकी वजह से लिपिड है ना वो आपकी स्किन के अंदर जमा होने लग जाता है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो लिपिड है वो आपकी फैट है वो आपकी स्किन के नीचे जमा होने लग जाता है। आपकी डब्ल्यूबीसी क्या समझती है कि ये एंटीजन है, वो एक्स्ट्रा फैट आता है, उसको डब्ल्यूबीसी मारने का ट्राई करती है, उसको किल करने का ट्राई करती है कि इस फैट को उठाओ, लेकिन वो फैट हटेगा नहीं, क्योंकि ये तो आपको कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है जैंथोमा। ठीक है, वहां पे लिपिड का क्या होता रहता है, डिपोजिशन होता रहता है स्किन के अंदर, फिर धीरे धीरे आपकी वेसल्स के अंदर होने लगता है, और लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है तो आपको काफी बीमारी कोज कर सकता है। ठीक है, इस बीमारी को बोलते हैं अपन जैंथोमा। लिपिड का डिसऑर्डर है, हाइपर लिपिडेमिया हो जाता है इसमें, है ना। तो उसमें भी काफी लंबा इन्फ्लेमेशन चलता है कि जो फैट मॉलिक्यूल को आपकी बॉडी की जो डिफेंस सेल है वो क्या समझती है कि ये क्या एंटीजन है, जो फैट है, और उसको किल करने का ट्राई करती है, वो किल होते हैं, नए फैट आते हैं, तो ऐसे वहां पे लंबा इन्फेक्शन चलता है, इसको बोलते हैं जैंथोमा, है ना। तो जैंथोमा में जो जियान सेल देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है आपको, टर्टन्स सेल, इसको बोलते हैं टर्टन्स जियान सेल, TURTON, टर्टन जियान सेल। तो इस तरीके से अपने 5 जियान सेल को अपने पढ़ा। कौन कौन सी पढ़ी अपने, टीबी में बनती है वो लैंग एल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचनिंग की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको अपन फॉरेन बॉडी जियान सेल बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा में ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो एग्जांपल छोड़ के। रीड स्टेनबर्ग जियान सेल, उसके बाद मीजल्स में आती है वार्थिन फाइंड की जियान सेल, और जैंथोमा की भी इंपॉर्टेंट है टर्टन जियान सेल। क्लियर हुई इतनी बात आपको? अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक सम, ये को लिख लो आप, सम स्पेसिफिक। अभी तक तो अपने जियान सेल के नाम पढ़े कि कुछ अपने स्पेसिफिक जियान सेल पढ़ी, अब अपन कुछ ग्रेनुलोमा के भी नाम दिए, सब स्पेसिफिक ग्रेनुलोमा है, उनके भी अपन नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ग्रेनुलोमा है स्पेसिफिक, है ना, तो उनके भी अपन नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपकी जब सेरेब्रल मलेरिया, आपने सब सुना होगा कि मलेरिया होता है वो 4 टाइप का होता है ना। उसमें सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो होता है सेरेब्रल, तो फैल्सीपेरम करता है, जो कि ओवेल होता है, मलेरी होता है, ये इतने खतरनाक होते हैं, बिमरी होता है जो कॉमन भी होता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है फैल्सीपेरम, जिसमें सेरेब्रल हेमरेज होता है, वो ब्रेन को इफेक्ट करता है। ओके, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो सेरेब्रल जो मलेरिया होता है ना, पहली बात तो ये लंबा इन्फेक्शन चलता है, सेरेब्रल मलेरिया भी लंबा इन्फेक्शन चलता है, और ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, इसलिए देखा जाता है कि आपकी ब्रेन में कुछ ग्रेनुलोमा बन जाते हैं। ब्रेन की जब सीटी स्कैन कराते हैं, जिसको मलेरिया होता है तो उसके ब्रेन में भाई दौरे वोरे आते हैं, सेरेब्रल हेमरेज होता है तो उसकी सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, उसमें आपको कुछ धब्बे मिलेंगे, उसमें धब्बे मिलेंगे, ग्रेनुलोमा मिलेगा, और उस ग्रेनुलोमा का नाम दिया जाता है डार्क ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं, डार्क ग्रेनुलोमा नाम दिया जाता है। ठीक है, उसमें जो ग्रेनुलोमा बनता है उसको क्या नाम देते हैं, डार्क ग्रेनुलोमा नाम देते हैं। उसके बाद में आपने कभी बीमारी देखी होगी क्यू फीवर, एक क्यू फीवर आपने कम्युनिटी पीएसएम में एक बीमारी पढ़ी होगी क्यू फीवर। क्यू फीवर क्या होता है, एक कॉक्सिला कॉक्सिला ब्रिटाई एक बैक्टीरिया होता है, कॉक्सिला ब्रिटाई एक बैक्टीरिया होता है, ज्यादातर जो लोग मवेशियों में रहते हैं उनमें क्या है, धीरे धीरे बुखार होता है, और वो माइल्ड माइल्ड बुखार उसको काफी दिन तक बना रहता है। ठीक है, नॉर्मल आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो सीएससी पीएससी पे, वो आपको पैरासीटामोल 650 लिख के दे रहा है, एक दो एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती, क्यों, वो नॉर्मल बुखार नहीं है, वो कॉक्सिला ब्रिटाई का एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जिसको अपन ट्यूब फीवर बोलते हैं। वो लंबा चलेगा बुखार, माइल्ड फीवर होता है लेकिन लंबा चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक देते हैं इसमें, लेकिन इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता कि क्यों फीवर है। बाद में जब देखते हैं कि जो लोग मवेशियों के पास रहते हैं, मवेशियों के साथ काम करते हैं, दूध वूध निकालते हैं, गाय वाय पालते हैं, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्यू फीवर। लंबा इन्फेक्शन है, तो इसमें भी कुछ ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, इसमें भी कुछ ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, और इन ग्रेनुलोमा का नाम होता है डॉगनट्स ग्रेनुलोमा। डॉगनट आपने खाए होंगे, बिल्कुल जो रिंग शेप में आते हैं ना, डॉगनट्स आते हैं, ऐसी रिंग शेप में आते हैं, आपने कभी खाए होंगे, केक वेक ऑर्डर करते हो तो केक के ऊपर जो चॉकलेट जैसे लगे आते हैं, भाई सब जानते हैं डॉगनट, तो सब जानते होंगे ना, केक के ऊपर जो रिंग रिंग बनी आती है ना ब्लैक ब्लैक, उनको बोलते हैं डॉगनट। तो जो डॉगनट ग्रेनुलोमा हमको काफी देखने को मिलता है क्यू फीवर में। ठीक है, ये ग्रेनुलोमा ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो ये होता है क्यू फीवर में देखने को मिलता है। डॉगनट ग्रेनुलोमा किस में देखने को मिलेगा, क्यू फीवर में देखने को मिलेगा। कई लोग देखे होंगे जिनको बिल्ली है और पंजा मार जाती है, तो वो इन्फ्लामेशन भी काफी लंबे टाइम तक चलता है, 1 डेढ़ महीने तक चलता है, जिसमें
खुरच के चल जाती है बिल्ली, जो खुरच के चल जाती है। तो जब बिल्ली स्क्रैच मार जाती है उसको अपन बोलते हैं कैट स्क्रैच डिजीज। क्या बोलते हैं? कैट स्क्रैच डिजीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट लिखो कैट स्क्रैच डिजीज। और कैट स्क्रैच डिजीज है, ये भी काफी लंबे टाइम तक चलती है। बिल्ली ने पंजे मार दिए, ठीक है, तो वहां भी ग्रेनुलोमा बनता है। उसको अपन बोलते हैं क्या? सैटेलाइट ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट ग्रेनुलोमा बोलते हैं। जब बिल्ली आपके पंजे मार जाती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो ये अपने कुछ स्पेसिफिक ग्रेनुलोमा भी पढ़े। ये आप याद कर लेना, 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो थोड़ा टफ एग्जाम आ गया, जैसा मैं देखा हूँ कि राजस्थान के जो सीएचओ एनएचएम के जो पेपर आते हैं ना, वो आजकल थोड़े मतलब वन लाइनर आ रहे हैं लेकिन हार्ड आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चन पूरे पेपर में 10-5 क्वेश्चन हार्ड आते हैं और वो इन्हीं पॉइंटों को उठाते हैं जो बच्चे नर्सिंग में नहीं पढ़ते। ठीक है, आप एमएसएन को एक बार जिंदगी में एक बार डिटेल में पढ़ लो, आपको एमएसएन से डर लगता है, मेडिसिन से जो डर लगता है वो गायब हो जाएगा। क्लियर है? और ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा रहा, इतना समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ कि डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक जो क्वेश्चन आता है, नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, है ना। देखो ये तो सब आप याद कर ही लेना, लेकिन अब जो मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट डालू। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, ज्यादातर आपने क्रोनिक ग्रेनुलोमास्टस डिजीज पढ़ी, चाहे वो टीबी पढ़ी, चाहे वो आपने मीजल्स का पढ़ा, कैट स्क्रैच पढ़ा, क्यू फीवर पढ़ा, आपने इवन आपने सेरेब्रल मलेरिया पढ़ा, ठीक है, आपने नो होजकिन लिम्फोमा पढ़ा। तो ये सब इन्फेक्टेड डिजीज है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस से कोज हो रही है। लेकिन यदि एग्जाम में एक बार पूछा गया था नॉन इन्फेक्शियस क्रोनिक ग्रेन्युलोमेस्टस डिजीज कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस क्रोनिक ग्रेन्युलोमेस्टस डिजीज कौन सी है, ऐसी क्रोनिक ग्रेन्युलोमेस्टस डिजीज बताओ जिसमें इन्फेक्शन नहीं है। तो दो डिजीज है जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दो डिजीज है, पहली डिजीज है सार्कोडोसिस। पहली डिजीज है सार्कोडोसिस, ठीक है, या सार्कोडियासिस भी बोलते हैं, कभी तो सार्कोडोसिस, और दूसरी बोलती है वेगनर्स डिजीज। ये दो बीमारी ऐसी हैं जो नॉन इन्फेक्टिव क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज है। ज्यादातर क्रोनिक ग्रेनुलोमेस्टस डिजीज आपने पढ़ी है वो इन्फेक्शन से हुई है। ठीक है, चाहे आपके मलेरिया हो, चाहे आपके कैट स्क्रैच हो, क्यू फीवर हो, आपके जैंथोमा हो, मीजल्स हो, ये कहीं ना कहीं इन सब में इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं एंटीजन एसोसिएट होता है, कहीं ना कहीं पैथोजन एसोसिएट होता है। लेकिन दो बीमारी ऐसी हैं, एक तो सार्कोडियासिस है, सार्कोडोसिस है। सार्कोडोसिस में क्या होता है आपको बता देता हूँ, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूँ कि हमारे पेशेंट आया, आईसीयू में पेशेंट था, उसको जब देखो, जब मैं सीटीवीएस में काम करता था पहले, कार्डियक सर्जरी में काम करता था, तो वहां पे कार्डियक सर्जरी में जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े वो मजबूत होने चाहिए। हार्ट के ऑपरेशन के लिए फेफड़े मजबूत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सबसे पहले स्टर्नम कटता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके जो प्लूरा होता है उसमें कट लगता है थोड़ा बहुत, हार्ट जो फेफड़ों के बीच में तो हार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट लंग्स में भी दिक्कत आती है। तो जिनके लंग्स कमजोर होते हैं ना, उनके हार्ट सर्जरी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन उसका ऑपरेशन कर दिया। बाद में जब उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया तो उसमें काफी सारे उसके जो फेफड़े थे वो कमजोर दिखे। यार आपके फेफड़े तो कमजोर है, हमने बोला। तो उसको बोला कि उसमें तो काफी सारे क्या थे, ग्रेनुलोमा भी थे। तो हमने बोला कि आपको टीबी है। टीबी हुआ था क्या पहले? तो ग्रेनुलोमा था तो ऑब्वियसली उसको टीबी होगा। तो उसको टीबी नहीं था, उसके फेफड़े कमजोर थे। उसने कहा कि मुझे आज तक टीबी नहीं हुआ। फिर क्या करा, आज तक नहीं हुआ तो हो सकता है कि अब हो रहा हो, कि हमको एक्सरे में आपके टीबी दिख रहा है, ग्रेनुलोमा दिख रहे हैं, तो उसके सीबी नाट वाला टेस्ट कराया, सीबी नाट भी नेगेटिव आया, उसकी टीबी भी नहीं था। ठीक है, हमने कहा कभी फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ, हमने उसका पीसीटी तरह तरह के टेस्ट होते हैं वो भेज दिए, ठीक है, लेकिन उसको कभी फेफड़ों का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। तो बाद में पता लगा कि कई ऐसी बीमारी होती हैं जिनका कोई इतना अच्छा आज तक सार्कोडोसिस का कोई कोज फाइंड नहीं हुआ, बस हमको बस उसमें जांच में वहां पे ग्रेनुलोमा दिखते हैं, अनएक्सपेक्टेड ग्रेनुलोमा दिखते हैं जिसका कोई कोज अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ऐसी बीमारी जिसका मतलब फेफड़े में उसके ग्रेनुलोमा है, इन्फेक्शन है, सेल की डेथ हो चुकी है, फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उसका कोज अब तक नहीं पता लगा, सार्कोडोसिस होता है उस बीमारी। ये फेफड़ों को इफेक्ट नहीं करता, फेफड़ों के साथ ही आपकी आंखों को इफेक्ट करता है, आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। ठीक है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या है? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें मेनली आपके लंग्स, आईज, है ना,
और स्किन इफेक्ट होती है, लंग्स, आईज, स्किन आपकी इफेक्ट होती है। इनमें कहीं ना कहीं ग्रेनुलोमा, लंबा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लंबा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, लेकिन उसका नॉट एग्जैक्ट कोज, अब तक एग्जैक्ट कोज उसका फाइंड आउट नहीं हुआ। इस बीमारी को बोलते हैं सार्कोइडोसिस, है ना, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्ला एक मिनट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन विदाउट विदाउट इन्फेक्शन या नॉट एग्जैक्ट कोज, कोई एग्जैक्ट कोज नहीं, तो उसको अपन ने क्या बोला, सार्कोइडोसिस। तो डॉक्टर कहता है यार इसको सार्कोइडोसिस भी तो हो सकता है, इस पेशेंट को सार्कोइडोसिस डायग्नोस कर दो, क्योंकि इसका कोज नहीं पता लग रहा, ग्रेनुलोमा का कोज नहीं पता लग रहा, इसलिए मैंने बोला कि इसमें कोई पैथोजन विदाउट इन्फेक्शन का है। ठीक है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, तो इसलिए बोला कि कुछ इन्फेक्शन है, उसमें आपको विदाउट इन्फेक्शन में आपको ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है, वो भी लिख लो कि इसका जो ग्रेनुलोमा होता है ना, ग्रेनुलोमा, उसके सेंटर में जो कैसियस नेक्रोसिस है वो देखने को नहीं मिलता, तो लिख लो एब्सेंस, सॉरी लिखो एब्सेंस ऑफ कैसियस नेक्रोसिस। इसका जो कैसियस नेक्रोसिस होता है उसमें आपको, सॉरी, इसका जो ग्रेनुलोमा होता है, जो ग्रेनुलोमा होता है उस ग्रेनुलोमा में कैसियस नेक्रोसिस जो सेंटर पार्ट है वो देखने को नहीं मिलता, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैसियस नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलता। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस के बारे में इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। दूसरा होता है वैगनर्स डिजीज। वैगनर्स डिजीज क्या होता है, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसको येलो से लिख देता है ना। वैगनर डिजीज क्या होता है, इसको भी समझो। वैगनर डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स होती है, नसें होती हैं, आर्टरी हो चाहे वेन हो, उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। उनमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है, लेकिन उसका भी एग्जैक्ट कोज अब तक पता नहीं चला। आपने एंजियोग्राफी, काफी सारी सीटी एंजियो होती है ना आजकल, सीटी की स्कैन कराई, आपको जो वेसल्स है उनके ऊपर सूजन देखने को मिलेगा, वो वीक देखने को मिलेगी, वेसल्स है वो वीक देखने को मिलेगी, लेकिन अपन ने देखा कि इसका एग्जैक्ट कोज क्या है वो अब तक देखने को नहीं मिला। कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं है, बिना इन्फेक्शन के भी वो हमको नसों में सूजन देखने को मिलता है। ठीक है, डॉपलर वॉपलर करके देखते हो, नसों में सूजन देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट कोज अब तक नहीं पता लगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रेनुलोमेस्टस, ग्रेनुलोमेस्टस विद पॉली एंजाइनाइटिस। ठीक है, वेसल्स में इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एंजाइनाइटिस, है ना, एंजाइनाइटिस बोलते हैं ना, लेकिन काफी सारी वेसल्स में देखने को मिलता है, इसलिए पॉली एंजाइनाइटिस इसको बोलते हैं, पॉली एंजाइनाइटिस। और ग्रेनुलोमा भी बनता है, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, लेकिन विदाउट या नो एग्जैक्ट कोज, अपन लिख सकते हैं नॉट एग्जैक्ट कोज, नॉट एग्जैक्ट कोज। इसका कोई एग्जैक्ट कोज है वो अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, नॉट एग्जैक्ट कोज आइडेंटिफाइड, इसका अब तक एग्जैक्ट कोज आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काफी सारी जो वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिला है ना, इसको बोलते हैं क्रॉनिक ग्रेनुलोमेस्टस इन्फ्लामेशन। तो इस तरह से अपने इस बीमारी को देखा कि अपने काफी सारी अपने ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अब ग्रेनुलोमा की स्ट्रक्चर के बाद उसमें कुछ जियान सेल थी, जिनका अपने फेमस जियान सेल को अपन ने पढ़ लिया था, जैसे टीबी की लैंगेंस पढ़ी थी, सूचर की फॉरेन बॉडी पढ़ी थी अपन ने, होजकिन लिम्फोमा की आपने रेड स्टेनबर्ग पढ़ी थी, आपने जैनथोमा की टॉर्टन्स पढ़ी थी, और उसके बाद में आपने जो आपके एक मीजल्स था उसके अपने WF पढ़ी थी, बल्कि वार्सिन फाइंड की जियान सेल पढ़ी थी। आपने कुछ जियान सेल के स्पेसिफिक नाम दे रखे, जैसे साइंटिस्टों ने डिस्कवर करिए, उनकी अलग अलग की शेप थी। उसके बाद में अपने कुछ जो ग्रेनुलोमा थे उनके नाम पढ़े, जैसे सेरेब्रल मलेरिया में आपके कौन सा था, दर्द था, आपके क्यू फीवर था उसमें आपके कौन था, डॉगनट थी, आपके सैटेलाइट किसमें थी, आपके कैट स्क्रैच में थी, पर ये ज्यादातर इन्फ्लामेटरी थी, उनमें कहीं ना कहीं पैथोजन एसोसिएट था, इन्फेक्टिव थी। लेकिन फिर पूछा जाता है नॉन इन्फेक्टिव कौन सी है, ऐसी बताओ जिसमें इन्फेक्शन एंटीजन नहीं है फिर भी इन्फ्लामेशन है, तो उसमें अपने सार्कोइडोसिस पढ़ा था और वैगनर्स पढ़ा था। वैगनर्स काफी सारी वेसल्स में इन्फ्लामेशन है, लेकिन अब तक कोई पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं है, कोई कोज आइडेंटिफाई नहीं है। दूसरा सार्कोइडोसिस, इसमें 3-4 सिस्टम, आपकी आंख भी खराब होगी, स्किन में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्किन में भी सूजन देखने को मिलेगा, आंख में भी सूजन देखने को मिलेगा, फेफड़ों में भी सूजन देखने को मिलेगा। सूजन मतलब कि ग्रेनुलोमा बना पड़ेगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मिलेगा जिसमें ग्रेनुलोमा होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कोज अब तक नहीं पता लगा, मतलब कि ये नॉन इन्फेक्टिव है। इस तरह से क्लास अपनी काफी लंबी हो गई है, ठीक है, और काफी डिटेल में भी पढ़ लिया आज अपन ने, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन पढ़ते रहो, पेशेंस रखो,
आपका सब कुछ क्लियर हो पाएगा, बट हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, है ना। एमएसएन काफी डिटेल में, बस आप मेरे ऊपर फेथ रखो, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, विद एमसीक्यू, विद टेस्ट सीरीज, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। और हमारी पूरी टीम जोर शोर से मेहनत कर रही है, बस आप फेथ बनाए रखो। आपकी गारंटी दे रहा हूँ, नॉट सेट आपका बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। इतना डिटेल में, इतना फिल्टर, इतना रेक्टिफाई कंटेंट आपको दे रहे हैं, बस आप फेथ रखो। मैं बता रहा हूँ, सुबह उठो, आप 5 बजे उठो, सुबह उठ के ही आप क्लास ले लो, ठीक है, सुबह उठते ही आप क्लास ले लो, लिखो, शाम तक आप उसको 3 बार रिवाइज कर लो उस क्लास को। आपको एमएसएन तो ऐसे लगेगी, एमएसएन में तो फ्री के नंबर है, जो यदि 50% पेपर एमएसएन में बनता है ना, वो तो आपके फ्री के नंबर है, ठीक है। आप बस एमसीक्यू लगाओ, आपको लगेगा यार एमसीक्यू कोई लेवल का ही नहीं है, जो लाल पीली बुक आ रही है उनके तो एमसीक्यू किसी लेवल के ही नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।